हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग आज के शो का इंतजार कर रहे होंगे। आज आपके सामने जो शख्सियत बैठी हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले सर, अपने आप में ही फैमिली कोर्ट शब्द आते ही सर का नाम कानपुर और कानपुर के लगभग 500 किलोमीटर की पेरीफेरी में सर का नाम फेमस है। ओनली फॉर मैट्रिमोनियल केसेस एज वेल एज स्पेशली फॉर फैमिली कोर्ट केसेस। तो सर के थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। सर ने 1992 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद सर ने कोर्ट ज्वाइन किया। कोर्ट ज्वाइन करने के बाद सर का इंटरेस्ट एकदम से फैमिली कोर्ट केसेस में गया। थोड़ा सर से पहले बात कर ली थी तो थोड़ा बताना चाहूंगा। सर ने कहा कि क्यों नहीं आखिर परिवारों को बचाना चाहिए, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित है। हमने सर को कॉन्टैक्ट किया। जस्ट विद द ग्रेस ऑफ गॉड सर ने हमें टाइम दिया। वी आर सो थैंकफुल। और मैं चाहूंगा कि सर प्लीज जो आज हमारा बेसिक टॉपिक है सेक्शन 9, इसका सर स्कोप क्या है न्यू यंग लॉ इंटर्न्स और एडवोकेट्स एज वेल एज एक जनरल क्लाइंट के लिए, उसका स्कोप के बारे में सर प्लीज बताएं। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स आफ्टर मैरिज। अगर वाइफ विदाउट सफिशिएंट काज पति के साथ रहने को नहीं आती है तो हस्बैंड वाइफ के खिलाफ सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल कर सकती है। यदि हस्बैंड ने डिसर्ट किया है वाइफ को तो वाइफ की तरफ से भी सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल हो सकता है। सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल होने के बाद इसके जो आगे फर्दर नुकसान फायदे हैं वो ये है कि सेक्शन 9 यदि डिग्री हो जाता है तो वाइफ को एक दिक्कत ये आती है कि आफ्टर डिग्री 125 में मेंटेनेंस की इंटाइटल नहीं रहती, क्योंकि एक कोर्ट की फाइंडिंग आ जाती है विदाउट सफिशिएंट काज वाइफ ने रिजल्ट किया। दूसरा एक और ये फायदा है कि डिग्री होने के बाद आफ्टर 1 ईयर हस्बैंड और वाइफ कोई भी 1 साल बाद तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकता। फिर कोई भी ग्राउंड की जरूरत नहीं होती, अगर अपील ना हुई हो तो कोई भी ग्राउंड की जरूरत नहीं होती। इट्स सिर्फ डिग्री जो है डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाती है। सर जैसे कि आपने सेक्शन 9 को बहुत ग्रेसफुली आपने समझाया। सर आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त होने के बाद किसी भी पक्ष के? इस पर सर कुछ आफ्टर डिग्री, अगर डिग्री प्राप्त हमें हो गई सेक्शन 9 की तो उसके क्या फायदे होंगे, क्या रिजल्ट होंगे? जैसा कि आपने एक छोटी सी टिप में बताया, आफ्टर 1 ईयर दे में फाइल डिवोर्स। सर इसके अलावा और क्या थोड़ा सा स्कोप इसका और बताएं सर, तो हमारे लिए और इजी होता क्या, सेक्शन 9 डिग्री के होने के बाद अगर मान लीजिए हस्बैंड ने दाखिल किया उसके फेवर में होता है या वाइफ ने दाखिल किया उसके फेवर में होता है और उसकी डिग्री की कंप्लायंस नहीं होती है तो ऑर्डर 21 रूल 32 सीपीसी में एग्जीक्यूशन का प्रोविजन है। पहले सीपीसी में प्रोविजन ये था कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए अदर पार्टी की और सिंपल इम्प्रिजनमेंट था, लेकिन बाद में सीपीसी में अमेंडमेंट हो गया, उसमें खाली जो है प्रॉपर्टी हस्बैंड या वाइफ की अटैच हो सकती है। सर 24 से इसका कुछ रिलेशन सर बता दें अगर। सेक्शन 24 तो अब जैसे सेक्शन 9 मान लो हस्बैंड ने दाखिल किया तो वाइफ के लिए 24 का प्रोविजन है। उसमें कोर्ट जो है कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन अपेंडेंट लाइट मेंटेनेंस इंटरी मेंटेनेंस अवार्ड करती है। जब सेक्शन 24 आ जाता है तो मेन प्रोसीडिंग स्टे हो रही थी जब तक 24 का डिस्पोजल नहीं हो जाता। सर एक जनरली हम लोग के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि हस्बैंड भी क्या सेक्शन 9 डाल दे या वाइफ डाल दे, जैसा कि आपने क्लियर कर दिया। क्या हस्बैंड भी 24 के लिए एंटाइटल्ड हो सकता है अगर बेरोजगार हो? हाँ बिल्कुल कर सकता है। 24 और 25 दोनों के लिए हस्बैंड के लिए है। ओके सर, ये जो 24 आया है कि वाइफ बेरोजगार ना हो तो भी वाइफ फाइल कर सकती है क्या? तब भी कर सकती है, लेकिन उसमें कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन सिर्फ मान लो वाइफ अर्निंग लेडी है, राइट, 24 में कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन सिर्फ क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस की इंटाइटल फिर नहीं रहती है। और यदि वाइफ अर्निंग लेडी है हस्बैंड बेरोजगार है तो हस्बैंड भी उसको 24 में क्लेम कर सकता है। राइट, थैंक यू सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये कि 498 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम आखिर है क्या? दहेज देना कोई बोलता है अपराध नहीं है, कभी दहेज को दान कह दिया जाता है। सर ये 3/4 और 498 से को रिलेशन सर क्या है? देखिए दहेज उत्पीड़न के जो मुकदमे होते हैं जनरली ज्यादातर तो देखो सब फॉल्स फैब्रिकेटेड होते हैं और इसमें क्रूरता शब्द है। क्रूरता अगर है तो ये 498 होता क्या जनरली लोग जानते नहीं है। 498 के मुकदमे दाखिल होने के बाद ज्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़े हैं। 498 के मुकदमा जब एफआईआर हो जाती है हस्बैंड या इन-लॉज के खिलाफ तो कोई भी हस्बैंड फिर रखता अपने साथ नहीं है, क्योंकि एक गांठ पति पत्नी के बीच में पड़ जाती है। और 498 के मुकदमे के बाद
हम भी राय देते हैं कि जनरली जो है हस्बैंड को रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या, मान ली 498 की एफआईआर करा दी वाइफ ने हस्बैंड खिलाफ या उनके पेरेंट्स के खिलाफ, उसके बाद मान लो कोई हादसा हो जाता है वाइफ के साथ, नेचुरल डेथ हो जाती, तो 304 बी में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए 498 से हमारा तो यही मानना है कि अगर बच्चे हैं तो 498 एफआईआर से बचना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता 498 एफआईआर होने के बाद बंद हो जाता है। मैट्रिमोनियल सर डिस्प्यूट इसमें कुछ इतना, मीडिएशन का भी प्रोसेस है जनरली गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती है, हाँ, तो उसका कैसे लाभ ले सकते हैं हम लोग इसमें? मीडिएशन का प्रोविजन है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती, पहले होता था अरेस्टिंग होती थी, राइट। लेकिन जब से माननीय उच्चतम न्यायालय की साइटेशन आया है, अरेस्टिंग बंद कर दिया। एफआईआर होने के बाद सीधे मीडिएशन रेफर कर दिया जाता है। राइट। मीडिएशन फेल होने के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है। सर आमतौर पर जनरली देखा जाता है मीडिएशन 60 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए मीडिएशन 60 दिन में नहीं कंप्लीट हो, अब हस्बैंड जब कोर्ट में जनरली एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाता है, तो कोर्ट कहती है अभी मीडिएशन चल रहा है। तो सर मीडिएशन कितने महीने, 60 दिनों पे ना समाप्त हो तो रेमेडी क्या है हस्बैंड के लिए? वैसे जनरल रूल्स जो है 60 दिन का है, राइट। लेकिन होता क्या है कि मीडिएशन सेंटर में जो भी लोग बैठे वो भी चाहते हैं किसी तरह परिवार बच जाए, इसलिए लंबा समय खिंच जाता है। अच्छा सर, एक और चीज है, चूंकि ये हमारा शो सर यंग इंटर्न्स और लॉ के फील्ड से संबंधित एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, बहुत सारे लोगों का ही सर एक छोटा सा प्रयास है सर, उनके लिए क्या टिप्स, जिन्होंने वकालत शुरू करी और मैट्रिमोनियल केसेस आए हैं सर उनके पास? देखिए, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, अगर उनके पास कोई भी मैट्रिमोनियल केस आता है, सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़े। बेयर एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट अगर नहीं पढ़ पाएगा तो आगे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। बहुत जरूरी उसके लिए है कि सबसे पहले बेयर एक्ट ले, और सारे सेक्शन, मेन सेक्शन इसमें चारे पांच सेक्शन 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 24 है, 25 है। 4-5-6 सेक्शन अगर अच्छे तरह से पढ़ ले तो हमें नहीं लगता कि जूनियर कोई भी जो है उसको दिक्कत आएगी कोर्ट में वर्क करने में। सर एक और चीज मैं चाहूंगा कि न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं, जनरली आपके सामने हजारों केसेस सर, चूंकि आप फैमिली कोर्ट के केसेस आते हैं, मैक्सिमम आप वही ट्रीट करते हैं, तो सर वहां पर ऐसी क्या गलती जो नए जोड़ा कर देता है और अदालत पहुंच जाता है सर, तो ऐसी कोई देखिए, भी टिप्स मेन ईगो की लड़ाई होती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, छोटी छोटी बातों के झगड़े होते हैं। कई रीजन है, चूंकि अब ज्वाइंट फैमिली परिवारों में नहीं रहती है, समझाने वाले कम है। दूसरा, पति पत्नी की लड़ाई कम होती, पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से ये ज्यादा इतने डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं। अगर पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स अगर थोड़ा सा वहां पे अपनी इस चीज को संभालें, बातचीत का जरिया रखें, तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा ये मुकदमेबाजी जो बढ़ रही है थोड़ा रोका जा सकता है। सर एक चूंकि प्रोग्राम चल रहा था, आपका नाम आया था, तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था कि सर जैसे एक शादी होने के बाद अदालत पहुंचते हैं, काउंसलिंग होती है, क्या शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग अगर कराया जाए, ये सिस्टम अगर आए, तो ये कहाँ तक कारगर है? आपकी ओपिनियन सर इस पर क्या है, प्री मैरिज काउंसलिंग? प्री मैरिज काउंसलिंग का भी प्रावधान है, लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं है। इसका बड़ा फायदा भी मिलता है कि अगर प्री मैरिज काउंसलिंग अगर हो जाती है तो बहुत से घरों को बचाया जा सकता सर है। क्या इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए प्री मैरिज काउंसलिंग में? बिल्कुल, पेरेंट्स को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो बताया कि हस्बैंड वाइफ के बीच के कम झगड़े, पेरेंट्स के ज्यादा आपस के झगड़े, अगर पेरेंट्स को भी बुलाया जाए तो निश्चित रूप से हमें लगता है बहुत से परिवारों को बचाया जा सकता है। सर एक और चीज, सर शादी जैसे 7 फेरों का एक प्रॉपर प्रोसीजर हमारे यहाँ बताया गया है, शादी का रजिस्ट्रेशन लोग नहीं कराते हैं सर। सर इस पर मैं चाहूंगा आप अगर कुछ बोलेंगे तो शायद लोग रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करें। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग पास केसेस आते हैं, मैरिज हम लोग साबित नहीं कर पाते। अब आर्य समाज की जो मैरिज होती है, और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्टिफिकेट को अमान्य घोषित कर दिया कि जो आर्य समाज से सर्टिफिकेट जारी होता है ये मान्य नहीं है। अब मुकदमे दाखिल करने में दिक्कतें आती हैं, कोर्ट मांगती है मैरिज प्रूफ। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन है तो निश्चित रूप से वाइफ को बहुत सफलता मिलती है आगे। सर मैं चाहूंगा, जैसे नहीं आजकल एक ट्रेंड में मैट्रिमोनियल साइट से शादियां हो जाती हैं, सर ऐसी शादियां करने से पहले क्या चीज देखी जाए जिससे कम हो सके ऐसे भैया, cases? हमारा मानना है, जो हम लोग पास ज्यादातर मुकदमे आ रहे हैं मैट्रिमोनियल.com से, जो भी शादियां हो रही 80% फेल्योर है, क्योंकि वही मैट्रिमोनियल.com में लोग विज्ञापन देते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमियां होती तभी वो विज्ञापन में आते हैं। अगर अच्छे लड़के या लड़की हैं तो अपने आप सब रिश्ते हो जाते हैं। मैट्रिमोनियल.com की मैरिज से बचना चाहिए।
सर आपने बहुत कीमती समय दिया और आई होप आप सभी लोगों को आज की दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।